नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए देख रहे हैं, जिसमें आपको मिल रहा है संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल रहा है और व्याकरण से यहाँ प्रश्न जो रखा गया है। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से प्रश्न लिया गया है और व्याकरण के पूरे सिलेबस को देखते हुए यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न को लिया गया है। और इस क्लास में हम लोग करेंगे सेट, प्रैक्टिस सेट हम लोग 24 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 24 से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले सेट 23 तक का डिस्कशन जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग जो है ऑप्शंस, इसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिया रहता है, तो ऑप्शन को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़कर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट प्रैक्टिस से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देख लीजिए। 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, क्या कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो कालों को देखते हुए नामकरण किए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नामकरण किया गया है कालों को देखते हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और आप ध्यान भी दीजिए, ये जो रामचंद्र शुक्ल जो है कालों की प्रवृत्ति के अनुसार जो है इसका नामकरण जो है 4 भागों में किए हुए हैं। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांटे हुए हैं। आप जानते भी हैं, पहला हम लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं, दूसरा हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, तीसरा उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं और चौथा जो है आधुनिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिएगा रामचंद्र शुक्ल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि चिंतामणि जो है किसका निबंध है। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का क्या है, निबंध है। अगर आप प्रश्न कहता है कि 11 वर्ष का समय जो है किसका कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल का ही कहानी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। शिव सिंह सेंगर एक रचना लिखे हैं, शिव सिंह सरोज का है कि शिव सिंह सरोज किसकी रचना है, तो शिव सिंह सेंगर की रचना है। यदि आपसे प्रश्न करता है, रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न कर सकता है कि जो आचार्य शुक्ल जी ने इतिहास लेखन की पद्धति अपनाई है, तो इतिहास लेखन की किस प्रकार की पद्धति को अपनाया है, तो याद रखिएगा इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। कौन सी, विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। और ये पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में इन्होंने बांटा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। तो आपको समझ में आ गया है कि इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें हम लोग भक्ति काल को हम लोग जानते हैं, पूर्व मध्य काल के नाम से भी हम लोग भक्ति काल को हम लोग जानते हैं, जिसका समय जो है 1375 से लेकर 1700 संवत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 20 सही हो जाएगा। कहे कि भक्ति काल का समय कहे, चाहे आपसे पूर्व मध्य काल का समय पूछ ले, तो 1375 से 1700 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछता है कि 1050 ईस्वी से 1375 तक ये किसके समय को दिखाया गया है, तो ये जो है आदि काल के समय को दिखाया गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 1700 से लेकर 19 तक दिखाया गया है, तो ये जो है दिखाया गया है रीति काल को, ये दिखाया गया है। और 1900 से अब तक तो ये जो है आधुनिक काल को यानी कि गद्य काल को दिखाया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। तो कैमास वध की जो घटना का वर्णन मिलता है आपको पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कैमास वध का वर्णन जो है पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि पृथ्वीराज रासो जो है एक रचना भी है, जिसके रचनाकार कौन है, तो चंद्र वरदाई है। कौन है जी, चंद्र वरदाई हैं।
अब आपसे कहता है कि बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है नरपति नाल के द्वारा, किसके द्वारा, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। अब आपसे कहे कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो जगनिक है। कौन है जी, जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हो जाएंगे। और खुमार रासो के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये जो होंगे दलपति विजय हो जाएंगे। खुमार रासो किसके द्वारा, तो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, यानी कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है पतंजलि के माध्यम से जो है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है, तो सरहप्पा को कहा गया है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहा गया है। और हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को किसने कहा है, तो राहुल संकृत्यान के द्वारा कहा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे, नागा अर्जुन का मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम याद रखेंगे, वैद्यनाथ मिश्र जो है नागा अर्जुन का मूल नाम है। आइए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, कह रहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। कह रहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति को कहे हुए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यह पंक्ति कहा गया है, इन्हीं का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये कथन जो है किसके लिए कहा गया है, तो कबीर दास के लिए ये बोला गया है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध भी बताए थे, चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का क्या है, निबंध है। कविता क्या है, इसको भी याद रखिएगा, कविता क्या है, ये किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल का हो गया। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल की ही कहानी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर कहा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में याद रखिए कि इन्हें जो है आलोक पर्व नामक रचना पर, किस पर, आलोक पर्व नामक रचना पर 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किसको, साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी एक रचना और भी है, जैसे कूटज है, याद रखेंगे, कूटज है, कल्पलता है, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। एक निबंध इनका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनका ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका की जो भाषा है ये जो है ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका का आप समझ गए कि इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। लेकिन जो ये विनय पत्रिका है, कहा जाए किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और तुलसीदास का एक और भी रचना है, याद रखिएगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस का है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये जो तुलसीदास की है। और इसकी भाषा क्या है, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप में कितने कवियों का वर्णन मिलता है जी, 8 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें जो है सूरदास शामिल है अष्टछाप में, कुंभन दास भी शामिल है, परमानंद दास भी शामिल है, लेकिन रैदास जो है अष्टछाप में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, रैदास को हम लोग रविदास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रविदास भी बोलते हैं।
और रैदास जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कैसे कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के क्या हैं जी? ये संत कवि हैं। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? तो 1565 ईस्वी में। कब हुई है? 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो याद रखिएगा विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। किसने? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। और अष्टछाप में कितने कवि हैं जी? 8 कवि हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? यानी कि कवि भी हैं और आचार्य भी हैं। तो दोनों रूप में जो है केवल केशवदास ही ऑप्शन के अनुसार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा केशवदास जो है रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं जी? रीतिकाल के कवि हैं। इनका जन्म याद रखिएगा केशवदास का, इनका जन्म जो होता है 1555 में होता है बुंदेलखंड के ओरछा नामक गांव में। कहाँ पे? बुंदेलखंड के ओरछा नामक गांव में होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो है केशवदास जो है अलंकारवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? अलंकारवादी कवि हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर नाभादास की रचना यहाँ पूछा जाए तो याद रखिएगा भक्तमाल। कहे कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना कौन सी हो जाएगी? भक्तमाल हो जाएगी। और सुमित्रा नंदन की एक रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो उस रचना को याद रखिएगा चिदम्बरा। कौन सा है? चिदम्बरा। कहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये जो भी यहाँ पर कवि का नाम दिया गया है ये सब जो है रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं जी? रीतिकाल के कवि हैं। याद रखिए कि ये जो हैं आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है, ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। और आपको पता भी होगा कि रीतिकाल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रीतिकाल के 3 भाग होते हैं। 3 में आप देख लीजिए, पहला जो हो जाएगा रीतिबद्ध हो जाएगा, दूसरा रीति मुक्त हो जाएगा और तीसरा जो है रीति सिद्ध हो जाएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा ये जो है रीति मुक्त कवि हैं। कैसे हैं रीति मुक्त? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर कहता है कि रीति सिद्ध कवि कहता है तो इसमें जो है 2 आदमी बहुत फेमस हैं, जैसे बिहारी हैं और एक नाम और याद रखिए सेनापति। बिहारी और सेनापति जो है रीति सिद्ध कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध में भी आप याद रख सकते हैं, जैसे चिंतामणि हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे, देव हो जाएंगे और केशवदास। केशवदास भी क्या है? रीतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर इतना चीज़ ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा इसके लेखक जो हो जाएंगे प्रेमघन हो जाएंगे, जिनका पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है प्रेमघन का और रचना आप याद रख सकते हैं, जैसे भारत सौभाग्य है। क्या है जी? भारत सौभाग्य इन्हीं की रचना है, प्रेमघन की रचना है। नागरी नीरद जो है इन्हीं की पत्रिका है। आनंद कादम्बनी जो है प्रेमघन की ही पत्रिका है। क्या क्या? भारत सौभाग्य रचना इनका प्रेमघन का है, नागरी नीरद पत्रिका इन्हीं का है, आनंद कादम्बनी जो है प्रेमघन की ही पत्रिका है। अब देखिएगा बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप इनका कोई रचना बताइए। प्रताप नारायण मिश्र का एक जो है पत्रिका है ब्राह्मण। कौन सा है? ब्राह्मण पत्रिका के क्या बनते हैं? ये संपादक बनते हैं। तो कहे कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट का कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक किसे बनाया जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को बनाया जाता है। आप इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 11 नंबर कि पारिजात, क्या कह रहा है जी? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? सबसे पहले ध्यान दीजिए ये पारिजात जो है क्या है जी? आपका जो है ये महाकाव्य है। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा।
तो ये पारिजात महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे ये जो है हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखिएगा हरिऔध जी का एक और महाकाव्य है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, जैसे प्रिय प्रवास। कहे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिऔध जी का है। कहे कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये भी हरिऔध जी का ही रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा मैथिली शरण गुप्त का, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है। अगर प्रश्न कहता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर और फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा बोला गया है आपको महादेवी वर्मा को। क्या बोला गया है, आधुनिक मीरा बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे ये महादेवी वर्मा तो आधुनिक मीरा तो इन्हें कहा ही जाता है, लेकिन इनकी रचना कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे याद रखेंगे निहार, ठीक है ना, ओ सॉरी निहार नहीं, यहाँ निहार नहीं होगा। महादेवी वर्मा का एक रचना जो है यामा है। कौन सा है जी, यामा एक रचना है जिस पर इनको क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि यामा रचना पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ देख लेते हैं। ये जो है वीर रस की कवि हैं, कवित्री हैं। वीर रस की क्या है जी, ये कवित्री हैं। आपसे पूछता है कि मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिएगा महेंद्र कुमारी जो है इनका वास्तविक नाम है। मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है, तो महेंद्र कुमारी जो है इनका वास्तविक नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है, तो बहुत सिंपल सवाल है। ये जो है नरेश मेहता का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा अज्ञे जी को हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। और इनको जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार पर, कितनी नावों में कितनी बार पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक रचना और भी है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार नामक रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। पहला इसमें देखें कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो नरेश मेहता हैं इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किस रचना पर, तो ध्यान देंगे इन्हें जो मिला है अरण्या पर। किस पर, अरण्या नामक रचना पर इन्हें जो मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है, तो 1988 में इन्हें मिला हुआ है। और अभी आपने देखा कि संशय की एक रात जो है ये नरेश मेहता का रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संशय की एक रात जो है राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है जी, राम कथा पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, यानी कि सुदामा पांडे धूमिल की आपको बताना है कि कौन सी इसमें रचना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इनकी रचना जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल सुनना मुझे जो है किसकी रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे इनकी रचना जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में, संसद से सड़क तक। कहे कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था, तो याद रखिएगा जानकी मंगल नामक नाटक में उन्होंने अभिनय किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का ही लिखा गया है, अंधेर नगरी भी भारतेंदु जी के द्वारा ही लिखा गया है।
और सत्य हरिश्चंद्र भी भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिएगा, एक इनकी पत्रिका भी बहुत फेमस है, कवि वचन सुधा। कहे कि कवि वचन सुधा जो है किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये भारतेंदु जी की पत्रिका है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 16 नंबर। कहे कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर की क्या है, नाट्य कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 नंबर देख लेते हैं। 17 कह रहा है कि बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है, तो ध्यान देंगे ये लिखा गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखेंगे, इनका जो है रचना याद रखेंगे, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, आजाद शत्रु है, स्कंद गुप्त है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, तो मित्रों मरजानी की लेखिका जो है आपका जो है कृष्णा सोबती जी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और याद रखिएगा हम हसमत भी कृष्णा सोबती का ही रचना है, हम हसमत। समय सरगम भी कृष्णा सोबती का ही रचना है, जिंदगी नामा भी कृष्णा सोबती का ही रचना है। यहाँ पर मृदुला गर्ग की एक रचना बहुत फेमस है जो पूछा जाता है, याद रखिएगा कठ गुलाब। कहे कि कठ गुलाब जो है किसकी रचना है, तो मृदुला गर्ग की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कथास तीसर की लेखिका हैं, तो इसकी लेखिका जो है चंद्रकांता जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और याद रखिएगा चंद्रकांता जी को इसी रचना पर, कथास तीसर नामक रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो इनको जो है 2005 में व्यास सम्मान मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार, व्यास सम्मान मिला हुआ है। कब मिला हुआ है, 2005 पर, कथास तीसर नामक रचना पर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस सेट में आया है। रानी केतकी की कहानी ये जो है इंसा अल्लाह खान की क्या है, ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना देख लीजिए। जैसे आप 12 क्लास का हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें एक चैप्टर है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। सुखमय जीवन भी इन्हीं के द्वारा, बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले यही हैं। कहे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो गुलेरी जी ही ने कहा था। प्रेमचंद के बारे में याद रखिएगा, इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कलम का सिपाही या कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। कहे कि मंगलसूत्र नामक अधूरा उपन्यास किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र की रचना है। कहे कि गोदान पूर्ण उपन्यास है इनका, किसकी रचना है, प्रेमचंद्र का रचना है। ध्यान रखिएगा लल्लू लाल जी का एक रचना है प्रेम सागर। कहे कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर कह रहा है कि जक्सन कहानी के लेखक हैं, तो याद रखिएगा जक्सन कहानी के लेखक जो हैं मुक्तिबोध हैं। कौन है जी, मुक्तिबोध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यशपाल की रचना याद रखेंगे झूठ सच याद रखेंगे, यशपाल की रचना है। अज्ञे का पूरा नाम जो होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे होता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है किस रचना पर, तो आंगन के पार द्वार पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। करेगी ए लड़की किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ए लड़की जो है ये रचना जो है आपका
कृष्णा सोबती की रचना है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है ए लड़की जो है ये कहानी है, कृष्णा सोबती का है। और याद रखिएगा सिक्का बदल गया इन्हीं की रचना है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की ही रचना है। और मित्रों मरजानी इन्हीं की रचना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा मन्नू भंडारी की रचना याद रखिएगा, जैसे आपका बंटी किसका है, मन्नू भंडारी का है। महाभोज किसका है, मन्नू भंडारी का है। यही सच है किसका है, मन्नू भंडारी का रचना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। तो बाबू गुलाब राय का जो है मेरे मानसिक उपादान निबंध है, बिल्कुल सही है। जीवन पशु भी है, प्रकार प्रभाकर भी है, लेकिन जो चाबुक जो है इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप देख भी लीजिए चाबुक जो है ये किसका है, निराला जी की रचना है। किसका, निराला का, जिसका पूरा नाम होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर करेगी ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे गुलाब राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है नामवर सिंह है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको पता भी होगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस रचना पर, तो कविता के नए प्रतिमान पर। किस रचना पर, कविता के नए प्रतिमान पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो नामवर सिंह को मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है 26, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा इसके लेखक जो हैं रमेश चंद्र शाह हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप याद रखिए कि इसी रचना पर आलोचना का पक्ष समीक्षात्मक कृति है, आलोचना का पक्ष, इसी रचना पर रमेश चंद्र शाह को 2001 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर कह रहे कि गलत युग्म कौन सा है, यानी कि जो गलत है वही क्या है, सही है। तो यहाँ देखिएगा आवारा मसीहा में किसकी जीवनी को दिखाया गया है, शरत चंद्र की जीवनी को दिखाया गया है। तो ये क्या है, बिल्कुल आपका सही है। बाबूजी में किसका जीवनी दिखाया गया है, तो नागार्जुन का जीवनी दिखाया गया है। अग्नि सेतु में किसका जीवनी दिखाया गया है, नजरुम इस्लाम का जीवनी दिखाया गया है। जिन्होंने जीना जाना, इसमें मैथिली शरण गुप्त का जीवनी नहीं है। तो यही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। इसमें किसका जीवनी दिखाया गया है, जिन्होंने जीना जाना में, इसमें जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर का, किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का जीवनी इसमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है। तो अभी हम बताए थे कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद्र को कहा गया है, कथा सम्राट इन्हीं को कहा गया है, उपन्यास सम्राट इन्हीं को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो इनका संस्मरण कृति जो है हम हसमत जो है संस्मरण कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। ऐसे तो आप याद रखेंगे, आप कृष्णा सोबती की रचना जो है सिक्का बदल गया, मित्रों मरजानी है, ये रचना याद रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। ये क्वेश्चन जो है STET अभी 2025 में पूछा गया है। महादेवी वर्मा का कौन सा ऐसा रचना है जिसमें जीव जंतु और पशु का पक्षियों का संस्मरण है। तो मेरा परिवार में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये सब जो है किसका रचना है, तो महादेवी वर्मा का रचना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है। तो बता चुके हैं हम, इस विधा का नाम जो है रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि किलकत कान्हा घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस निहित है। तो आपको हम बताए हैं रस के बारे में कि जिसमें जो है बच्चों के बारे में चर्चा की जाए तो वहाँ पर जो होता है वात्सल्य रस होता है। यहाँ पर जो है कान्हा जो है घुटनों के बल रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको दिखाया गया है छोटे स्वरूप को, बचपन के स्वरूप को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो होगा वात्सल्य रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शांत रस, क्या कह रहा है, शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। शांत रस को भी नाटक में क्या माना है, अनुभव योग्य माना है। तो ध्यान रखिएगा उद्भट जी जो हैं शांत रस को माने हैं, अनुभव योग्य माने हैं। और आप याद रखिएगा कि शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है जी, निर्वेद होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आपसे प्रश्न कहता है कि रस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो रस जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार जो है रस के 8 भेद बताए गए हैं, याद रखिएगा। और शांत रस का स्थायी भाव क्या हो गया, निर्वेद हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो देख लीजिए आप 34 नंबर देख लीजिए। 34 कह रहा है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आश्रय कहते हैं। वह भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर देखिएगा, कह रहा है प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कवन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबंध है। तो जब आप छंद पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, द्रुत विलंबित में आपको बताया गया होगा कि इसमें जो होते हैं प्रत्येक पंक्तियों में 12 वर्ण होते हैं। तो गिनेंगे यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें जो होगा द्रुत विलंबित छंद आपका हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे हरिगीतिका और गीतिका जो है सममात्रिक छंद है। कौन सा, सममात्रिक छंद है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर कह रहा है छंद में प्राय कितने चरण होते हैं। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं। तो याद रखेंगे छंद में जो होते हैं 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। अगर आपसे कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कहे कि काल के कितने भेद होते हैं तो काल के भी 3 भेद होते हैं। और कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा मात्रिक छंद में जो मात्रा होती है 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है छोटी मात्रा और एक जो होती है बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा को ह्रस्व स्वर कहते हैं और बड़ी मात्रा को दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको पता भी होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 38 नंबर कि रूपक अलंकार के भेद हैं। तो रूपक अलंकार के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रूपक अलंकार में पहला याद रखेंगे आप सांग रूपक, ठीक है ना, सांग रूपक, और दूसरा जो है निरंग रूपक, और तीसरा है परम्परित रूपक। तो रूपक अलंकार के 3 भेद। और रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी पंक्ति में ऐसे योजक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बताए हुए थे आपको कि जब एक ही शब्द कई बार आए, जब एक ही शब्द जो है कई बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है तो वहाँ पर जो होता है यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उर्वशी जो है 3 बार आया हुआ है और तीनों बार जो है इसका अर्थ जो है अलग अलग है। ध्यान रखिएगा पहले उर्वशी का जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा,
दिए गए दोहे में जो है उर्वशी 3 बार यहाँ पर आया हुआ है। तो पहले उर्वशी का तात्पर्य जो है यहाँ नारी से लगाया गया है, दूसरे उर्वशी का संबंध जो है यहाँ पर हृदय में निवास करने से लगाया गया है, और तीसरी बार जो है आभूषण के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो जब एक ही शब्द जो है कई बार आए और उसका अर्थ जो हो अलग अलग हो तो वहाँ पर जो होता है यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप याद रखेंगे अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभया अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर देख लीजिए, अलंकार से ही है। कह रहे उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो आपको हम बताए थे कि जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ पर जो होता है रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जब भी संभावना की बात करें परिभाषा में तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण दास सम्मिलित थे। ये भी बिल्कुल सही है। यह शोध पत्रिका भी है, ये भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी, नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। 42 कह रहा है कि बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा जो बनारस अखबार है उसका वो कार्य किया गया है राजा शिव प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो होता है बनारस अखबार का प्रकाशन कब होता है? 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनके किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे रमेश कुंतल मेघ को जो है 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है विश्वामित्र कसरित सागर के लिए। विश्वामित्र कसरित सागर के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी किसको मिला है? तो रमेश कुंतल को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन है? तो ध्यान रखिएगा कह रहा है कि संविधान में हिंदी, हिंदुस्तानी, देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे अगर प्रश्न कहता है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 45 नंबर देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यानी कह रहा है कि राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा गठित होने का प्रावधान जो है 344 में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 45 का बी हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। 343 में कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। मैं अपना काम आप करूंगा इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो अधोरेखित जो है आप पर है, तो यहाँ पर जो है आप जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इससे खुद या स्वयं का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
और आप याद भी रखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन कहे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 47 नंबर 47 कह रहा है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है। तो रेखांकित किया गया है किस किस पर, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है किस किस जो है कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इससे प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 कह रहा है कि शुभेच्छा शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ धन इच्छा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें जो है गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। जब एक मात्रा ऊपर दिख जाए किसी शब्द में तो वहाँ पर जो होता है गुण स्वर संधि होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि व्यवहार का संधि विच्छेद है। तो ध्यान रखिएगा व्यवहार का संधि विच्छेद जो होता है वी धन और धन हार। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइए कि व्यवहार में जो है कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा व्यवहार में जो है यण स्वर संधि है। कैसे, तो हम बताए हुए हैं कि जब भी य के पहले जो है य और व के पहले जब भी आधा मिलता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि। देखिए य के पहले आधा व मिला तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर 50 का है कि निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा निधन ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब संधि से प्रश्न किया हुआ है तो संधि के 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। कौन कौन होता है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि निश्चय, क्या पूछा जाए, निश्चय में कौन सी संधि है, तो निश्चय में ऐसे तोड़ेंगे निधन चय। तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर भी निधन ई, इसमें भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। यानी कि जब भी इसका संधि विच्छेद करने पर विसर्ग मिल रहा है तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 51 नंबर देख लीजिए। 51 कह रहा है कि धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में जो है आपका अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और याद रखेंगे समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें से यहाँ पर दिया भी हुआ है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। और एक आप याद रख सकते हैं द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, अव्ययीभाव हो गया, क्रमधारय हो गया, एक बहुब्रीहि याद रख सकते हैं। तो 5 ही हुआ अभी। और छठा आप याद रखेंगे तत्पुरुष समास। ऐसे समास के 6 भेद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो आशा से अतीत हो जाएगा, यानी कि अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे जो समास के 6 भेद होते हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 53 नंबर घास फूस में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घास और फूस। तो जहाँ पर और विग्रह करने पर मिले तो वहाँ पर जो होता है आपका द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर जो होगा उपसर्ग जो हो जाएगा अधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 बार लगभग पूछा हुआ है। तो इस चीज़ को देखेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वाभिमान में जो है स्व उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 भक्षण में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है अन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिएगा प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिधन अय के मेल से क्या बना हुआ है, प्रत्यय बना हुआ है। और प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि। अभी बताए थे कि य के पहले अगर आधा मिलता है तो वहाँ पर जो होता है यण स्वर संधि होता है। देखिए य के पहले आधा मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। कह रहा है कि नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो है इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। कह रहा है कि रसोईया में प्रत्यय है, तो रसोईया में ईया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि आँख शब्द का प्रवाची बताइए, तो आँख के लिए क्या होता है, आँख के लिए नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है और दृग होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोचन। 59 का सी हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर देख लीजिए। 60 का निम्नलिखित शब्दों के सही प्रवाची शब्द होंगे क्रमशः। तो यहाँ पर दिया है ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म दिया है। तो यहाँ पर उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ब्रह्मा के लिए चतुरानन आ सकता है, सेवक के लिए भृत्य भी आ सकता है, ग्रीष्म के लिए निदाद भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का प्रवाची नहीं है। अग्नि यानी कि आग, तो आग का प्रवाची अनल होता है, रोहतासन भी होता है, वैश्वानर भी होता है, लेकिन अम्लीय जो होता है अमृत का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मुद्रिका का प्रवाची क्या होगा, तो इसका प्रवाची शब्द होता है अंगूठी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। निम्नलिखित में अनग का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो अनग का विलोम जो होता है अघी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सेकंड लास्ट 64। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इसमें जो है आकीर्ण का विकीर्ण जो है सही विलोम का युग्म दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। मोही तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। यह क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार पूछा गया है और यह पंक्ति जो है आपका घनानंद का है, याद रखेंगे। और घनानंद जो है रीतिकालीन कवि है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है। कह रहा है कि मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ध्यान रखेंगे यह उक्ति जो है आपका सुमित्रानंदन पंत का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपसे कहता है कि प्रकृति का, क्या कहता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। इनकी रचना आप देख भी सकते हैं। इनकी रचना है पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, इनका ये रचना है। लेकिन फेमस बात क्या निकल के आता है कि इनको जो है चिदम्बरा नामक रचना पर क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो कहे कि किस रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो चिदम्बरा पर। STET 2025 में पूछा हुआ था कि काली रात कला, क्या है जी, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन्हें मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी सबसे अंतिम रचना याद रखिएगा, इनका अंतिम रचना जो है लोका यतन जो है इनका अंतिम रचना है सुमित्रानंदन पंत की। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।